Hello, friend and student. आज मैं चर्चा कर रहा हूं न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम, इसकी चर्चा और उसका निष्कर्ष बता चुके हैं। आज तीसरा नियम जो है गति का, इसके विषय में हम जानकारी साझा करेंगे। तो आइए, तीसरा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होती है, जो भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रकृति में क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में और भिन्न पिंड पर कार्य करती है। यानी जिस पर क्रिया करेगा कार्य, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिक्रिया दूसरे पिंड पर कार्य करेगा। जैसे कि आप जानते हैं प्रकृति की घटना है ना, कि कोई गाली दे रहा है किसी को, तो जितना गाली दे रहा है उतना ही वो आदमी उत्तेजित हो रहा है। अगर दीवार पर हम चोट मारते हैं तो दीवार भी उतना ही प्रतिक्रिया हमारे हाथ पर देता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में। अगर क्रिया यह है F1, क्रिया है F1, तो प्रतिक्रिया भी होगा F1 ही। लेकिन साइन बता रहा है जो दिशा क्या है, विपरीत है। साइन बता रहा है कि दिशा क्या है, विपरीत है। एक इधर है तो एक इधर है, यह इधर काम करता है तो यह इधर काम करता है। तो जैसा हम जानते हैं कि रॉकेट उड़ता है तो नोजल से जितना ही ईंधन बाहर निकलता है, धक्का देता है, उतना ही रॉकेट आगे बढ़ता है। बंदूक से गोली निकलती है, यानी बंदूक प्रतिक्रिया करता है गोली पर, तो गोली प्रतिक्रिया करता है बंदूक पर, तो रिकॉइलिंग होता है। हम चलते हैं तो हम पैर से क्रिया करते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी क्रिया करती है हमारे ऊपर। इसके कारण हम चल पाते हैं। तो यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है, जो भिन्न पिंड पर कार्य करेगी। यदि यह इस पर कार्य कर रहा है, कोई पिंड है, मान लीजिए इधर का कार्य इस पर हो रहा है, तो यहाँ का बल जो है इधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं दोनों का, इसमें क्या होगा, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पेयर में होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, रिएक्शन एंड रिएक्शन। यानी ये क्या होगा, पेयर में होगा, युग्म में होगा, युग्म। दूसरा बराबर होगा,
तीसरा विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में। चौथा भिन्न भिन्न पिंड पर कार्य करेगा, भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है, पिंडों पर कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि कोई बल F1 है जो क्रिया करता है और इसके विपरीत यदि प्रतिक्रिया है, कोई बल है F2, तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 इक्वल टू माइनस F2। ये दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में हो रही है। अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में होगा, यानी बराबर होगा, युग्म में होगा, विपरीत दिशा में होगा, भिन्न भिन्न पिंड पर कार्य करेगा। यही तीसरा नियम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दूसरा नियम का डिस्कशन कर रहे थे उस समय बताए थे कि बल लगता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, बल लगता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। अगर बल न लगे तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी वेग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। यानी द्वितीय नियम में एक जानकारी उभर कर आई, जो अगर असंतुलित बल न हो यानी तो त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता है, और अगर बल नहीं कार्य कर रहा है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तीसरा नियम में यह निष्कर्ष जो है खुलकर सामने आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पिंड है M1 एक पिंड है M2, इसका आरंभिक वेग है U1, इसका आरंभिक वेग है U2। ये दोनों में टक्कर होता है, तो ये इस पर बल लगाता है और ये इस पर बल लगाता है, दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है। तो इसके बल के कारण इसके संवेग में परिवर्तन होता है, इसके बल के कारण इसके संवेग में परिवर्तन होता है। यानी यह अगर एक निकाय हो, एक सिस्टम हो, तो हम क्या देखते हैं, यह जो है एम, इसका अभी इसका कुल संवेग कितना है, अभी मान लीजिए ये कुल संवेग जो है अभी इसका M1 U1 जोड़ M2 U2 है, और ये टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद इसका वेग बदलेगा और इसका भी वेग बदलेगा। ये हो गया M1 V1 जोड़ M2 V2, यानी एक का जितना संवेग घटेगा उतना ही संवेग दूसरे का बढ़ जाएगा। यानी ये जो है ये हो जाएगा M1 U1 जोड़ M2 U2 इक्वल टू M1 V1 जोड़ M2 V2। यानी टक्कर के बाद एक का जो संवेग में परिवर्तन होगा वो दूसरे के संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। यानी जैसे M1 V1 माइनस M1 U1 ये बराबर हो जाएगा M2 V2 माइनस
m2 u2। अगर ये जो है यानी जितना परिवर्तन इसका होगा उतना ही परिवर्तन इसमें भी हो जाएगा, यानी कुल जो होगा अगर ये बढ़ गया, मान लीजिए ये घटेगा, तब ये क्या होगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगा। अगर ये यहाँ क्या हम ये मान लें कि V2 ग्रेटर देन U2 है यहाँ, तो निश्चित रूप से ये V1 जो होगा लेस देन U1 होगा। अब ये अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तब क्या होगा, ये M1 V1 माइनस M1 U1 ये निगेटिव हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2। यानी जितना परिवर्तन इधर हुआ उतना ही परिवर्तन इधर हुआ, लेकिन दिशा में अंतर है। नतीजा क्या होता है कि संवेग जो है अचर रहता है। तो तीसरे नियम का निष्कर्ष क्या है, तीसरे नियम का निष्कर्ष है कि संवेग अचर रहता है, अचर रहता है। संवेग को न तो पैदा किया जा सकता है न नाश किया जा सकता है यदि कोई बाहरी बल निकाय पर कार्य न करे। मैं उम्मीद करता हूं कि तृतीय नियम तक आते आते संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से संज्ञान में आ जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत द्वितीय नियम से ही हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ लिए होंगे। थैंक यू।